वेलकम फ्रेंड्स। आज के वीडियो में हम देखेंगे यूपी पुलिस का एग्जाम का जीके जीएस का क्वेश्चन। दोस्तों यह एग्जाम 8, 9 और 10 जून को दो पाली में होने वाले हैं और इसके क्वेश्चन आपको एग्जाम से पहले हमारे द्वारा दिखाया जा रहा है। हो सकता है इससे काफ़ी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएं, इसलिए जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो चलिए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के पुरातात्विक स्थलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा स्थल नवीनतम खोजों के अनुसार भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य लगभग 8000 से 9000 ईसा पूर्व प्रदान करता है, जिसे मेहरगढ़ के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है? तो दोस्तों यह है लाहुर रा देवा संत कबीर नगर। दोस्तों यह क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए इन क्वेश्चन को आप अच्छे से खुद से भी पढ़ने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे व्याख्या में आप देखेंगे कि पहले कोलडिहटवा को चावल के प्राचीन साक्ष्य प्राप्त थे, जो कि 6000 ईसा पूर्व के लिए जाना जाता था, लेकिन नवीनतम शोधों में लहुरुरादेवा जो कि 4000 से 7000 ईसा पूर्व के बीच के चावल के साक्ष्य मिले हैं। अंतर जी खेड़ा लोहे के प्राचीनतम उपयोग के लिए प्रसिद्ध है, ये भी आपको याद रखना है। तो दोस्तों अभी वर्तमान में नवीनतम साक्ष्य जो मिला है लहुरा देवा, यह 4000 से 7000 ईसा पूर्व पुराना चावल है, इसलिए इसको आपको याद रखना है। हो सकता है एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाए। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के आपातकालीन प्रावधानों के अंतर्गत जब अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार स्वतः निलंबित नहीं होता और ना ही राष्ट्रपति के द्वारा आदेश द्वारा निलंबित किया जा सकता है? तो दोस्तों वह अनुच्छेद है अनुच्छेद 20 और 21। यह 352 लगे या कुछ लगे, यह कभी भी निलंबित नहीं होता, ये आपको याद रखना है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि व्याख्या में 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा व्यवस्था की गई है कि आपातकाल के दौरान भी अनुच्छेद 20 यानी अपराधों के लिए दोषसिद्ध के संबंध में संरक्षण और अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार को किसी भी स्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता, ये आपको याद रखना है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये दोनों जो अनुच्छेद है बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है कि मध्यकालीन मुगल प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत भूमि वर्गीकरण के नियमों के अनुसार वैसी भूमि जिस पर कभी भी खेती नहीं रोकी जाती है थी और हर फसल में नियमित रूप से खेती होती थी, उसे किस नाम से जाना जाता था? तो दोस्तों उसे जाना जाता था पोल्ज के नाम से जाना जाता था। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि अकबर की आईने अकबरी के अनुसार भूमि को 4 भागों में बांटा गया था। पोल्ज यानी हर साल खेती, परौती यानी उर्वरता वापस पाने के लिए 1-2 साल खाली छोड़ना, चचर यानी 3-4 साल खाली और बंजर 5 या अधिक वर्षों से खाली। इस तरह से 4 वर्गों में बांटा गया था, ये आपको याद रखना है आईने अकबरी में। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। हमारा अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के नदी तंत्र के भूगोल पर विचार कीजिए। यदि हम पश्चिमी से पूर्व की ओर यात्रा करें तो यमुना नदी में मिलने वाली उसकी सहायक नदियां का कौन सा भौगोलिक क्रम है? तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग पश्चिम से पूर्व की ओर जा रहे हैं, तो इसमें जो नदियां हैं चंबल पहले मिलेगी, फिर सिंधु, फिर बेतवा, फिर केन। ये 4 नदियां इस तरह से क्रम वाइज मिलेगी, यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे आप व्याख्या में देखेंगे कि मध्य प्रदेश के पठार से निकलकर उत्तर प्रदेश में यमुना से मिलने वाली ये नदियाँ पश्चिम से पूर्व की ओर क्रमशः इसी क्रम में बहती है। चंबल इटावा के पास, बेतवा हमीरपुर के पास और केन बंदा के पास और यमुना में मिलती है, ये आपको याद रखना है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारा अगला प्रश्न है, मानव नेत्र की दृष्टि दोष संबंधित समस्याओं में
अबिंदुकता दोष से पीड़ित व्यक्ति को क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाएं एक साथ स्पष्ट दिखाई नहीं देती। इस जटिल दोष के निवारण के लिए किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसमें बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों यदि हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल से आप अब तक नहीं जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, क्योंकि यूपी पुलिस का जो भी क्वेश्चन आएगा वो हमारे द्वारा कवर किया जा रहा है और हमारे जो जीके के क्वेश्चन हैं वो उससे आपके एग्जाम में 30+ मार्क्स आने की संभावना है। इसलिए जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें। हमारा इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि अबिंदुकता कॉर्निया के वक्रता असमान होने के कारण होती है। अवतल लेंस का उपयोग निकट दृष्टि दोष के लिए और उत्तल लेंस का दूर दृष्टि दोष के लिए और द्विफोकिस का उपयोग जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किया जाता है। दोस्तों ये क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम के लिए 100% पूछा जाएगा इस व्याख्या से, इसलिए इस व्याख्या को आप अच्छे से खुद से भी पढ़ने की कोशिश कर लें। हमारा अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के जनजातीय भूगोल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो दोस्तों कौन सा युग्म सही सुमेलित है यहाँ पे देखेंगे। बुक्सा जनजाति बिजनौर में रहती है, ये सही सुमेलित है, ये आपको याद रखना है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि बुक्सा या भोक्सा जनजाति मुख्य रूप से बिजनौर जिले में पाई जाती है, सहरिया ललितपुर में पाई जाती है और अंगरिया सोनभद्र में पाई जाती है और थारू मुख्य रूप से तराई क्षेत्र यानी गोरखपुर लखीमपुर खीरी में पाई जाती है। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। यदि जाति संबंधित स्थान पूछा जाए तो इससे एक प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लगा लीजिए, इससे एक प्रश्न पूछा जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स के राजकोषीय सिद्धांत के अनुसार यदि सरकार के राजकोषीय घाटे में से ब्याज भुगतानों को घटा दिया जाए तो प्राप्त होने वाले शेष को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसे कहा जाता है प्राथमिक घाटा। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि गणितीय रूप से प्राथमिक घाटा यानी राजकोषीय घाटा से ब्याज भुगतान यह घटाया यह दर्शाता है कि सरकार को चालू वर्ष के खर्चों को पूरा करने के लिए कितने कर्ज की आवश्यकता है। इसमें पुराने कर्जों के ब्याज का बोझ शामिल नहीं होता, ये आपको याद रखना है। दोस्तों ये क्वेश्चन यदि इकोनॉमिक्स से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा, इसलिए इसको आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय संसद की वित्तीय समितियों की संरचना के संदर्भ में लोक लेखा समिति के बारे में कौन सा कथन पूरी तरह से सत्य है? तो दोस्तों लोक लेखा समिति के बारे में इसमें कुल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा, और कोई भी मंत्री इसका सदस्य नहीं बन सकता, ये आपको याद रखना है। यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि PAC का मुख्य कार्य है कि CAG की रिपोर्ट की जांच करना। परंपरा के अनुसार इसका अध्यक्ष विपक्ष के किसी सदस्य को बनाया जाता है। लोकसभा से केवल 30 सदस्यों वाली समिति प्राक्कलन समिति होती है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इतिहास में उत्तर प्रदेश में आयोजित हुई किसी ऐतिहासिक अधिवेशन में कांग्रेस के नरम दल और गरम दल के बीच पुनः एकता हुई तथा मुस्लिम लीग के साथ ऐतिहासिक समझौता हुआ, तो वह समझौता था 1916 का लखनऊ अधिवेशन। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि इस अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। दोस्तों ये आपको नाम याद रखना है, 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। यह 100% आपके एग्जाम में एक पाली में किसी में क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसी अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के प्रयासों से कांग्रेस के दोनों धड़े एक हुए और राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी से मिलकर चंपारण के किसानों की समस्या बताई थी। हमारा अगला प्रश्न है कि पादप शरीर की क्रिया विज्ञान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन मुख्य रूप से कोशिका विभाजन को बढ़ावा देता है और पौधों में बुढ़ापे को रोकता है? तो दोस्तों वह हार्मोन है साइटोकाइनिन हार्मोन। यह कोशिका विभाजन में बढ़ावा देता है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि साइटोकाइनिन मुख्य रूप से
उन क्षेत्रों में तेजी से काम करता है जहां कोशिका विभाजन तीव्र होता है, जैसे फल और बीज। ऑक्सीजन तने के अग्रभाग की वृद्धि को बढ़ाता है और एब्सिसिक अम्ल एक वृद्धि रोधक हार्मोन है जो पत्तों को झड़ने को नियंत्रित करता है। दोस्तों, अगर जो साइंस के क्वेश्चन पूछा जाए तो इस व्याख्या से एक प्रश्न आपके एग्जाम में 100% पूछा जाएगा, ये आप याद रखेंगे, इसलिए इस व्याख्या को भी आप अच्छे से पढ़ लेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के प्रशासनिक और विधायिक संरचना के गहरे तथ्यों के अनुसार उत्तर प्रदेश विधानसभा की कुल 403 सीटों में से कितने सीटें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजाति के लिए क्रमशः आरक्षित हैं? तो दोस्तों, इसमें जो आरक्षित हैं 84 सीट 84 सीट जो है एससी के लिए और 2 सीट जो है एसटी के लिए आरक्षित है, ये आपको याद रखना है। दोस्तों, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह 100% आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि उत्तर प्रदेश विधानसभा में कुल 86 सीटें आरक्षित है, जिनमें से 84 सीटें अनुसूचित जाति और 2 सीटें जो है एसटी यानी ओबरा और दुद्धी सीटें सोनभद्र जिला अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए आरक्षित है, ये आपको याद रखना है। इससे एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, वायुमंडल की ऊर्ध्वाधर संरचना के भौतिक नियमों के अनुसार किस परत में ऊंचाई बढ़ाने के साथ तापमान गिरने के बजाय बढ़ने लगता है और इसी परत में रेडियो तरंगों का परावर्तन करने वाली आयन मंडल भी डी और ई परतें पाई जाती है? तो दोस्तों, वह जो है वह है तापमंडल या वायुमंडल। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि क्षोभ मंडल और मध्य मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान घटता है, लेकिन तापमंडल यानी ओजोन के कारण और तापमंडल गैसों के आयनीकरण के कारण में ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ता है। रेडियो तरंगे तापमंडल के अंतर्गत आने वाले आयन मंडल से ही परावर्तित होती है, ये आपको याद रखना है और ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के आर्थिक नियोजन के इतिहास में हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित प्रथम योजना की विफलता के बाद किस पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योगों और बुनियादी ढांचे के विकास पर तीव्र बल दिया गया, जिसे पीसी महलनोबिस मॉडल भी कहा जाता है? इसका जो अगला मॉडल है पीसी महलनोबिस पूरा है, ये आपको याद रखना है। तो यह जो भारी उद्योग का दिया गया था, यह द्वितीय पंचवर्षीय योजना में दिया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि प्रसिद्ध सांख्यविद पीसी महलनोबिस ने मॉडल पर आधारित इस योजना के दौरान भारत में भिलाई, रावलकिला और दुर्गापुर जैसे बड़े इस्पात संयंत्रों की स्थापना हुई थी, ये आपको याद रखना है। काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि रावलकिला, भिलाई, दुर्गापुर ये कौन सी पंचवर्षीय योजना में द्वारा स्थापित किए गए थे? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत पीसी महलनोबिस मॉडल पर आधारित है। हमारा अगला प्रश्न है, कंप्यूटर नेटवर्किंग की मानक संरचना OSI मॉडल ओपन सिस्टम कम्युनिकेशन के अंतर्गत इंटरनेट प्रोटोकॉल का निर्धारण और पैकेटों को एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पर भेजने के लिए रूटिंग का कार्य किस परत पर होता है? तो दोस्तों, यह होता है नेटवर्क लेयर पर। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि OSI मॉडल में 7 परतें होती है। नेटवर्क लेयर तीसरी परत का काम डेटा पैकेट्स को सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंचाने का सही रास्ता ढूंढता है और IP एड्रेस जो है एड्रेसिंग संभालना है। ट्रांसपोर्ट लेयर एंड टू एंड कनेक्शन संभालती है, ये आपको याद रखना है। ये टोटल OSI जो है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन जो है 7 परतों में बटा हुआ, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है कि 1857 के महान भारतीय विद्रोह के दौरान उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के बड़ौद क्षेत्र में स्थानीय किसानों और ग्रामीण संगठित कर ब्रिटिश सेना के दांत खट्टे करने वाले उस स्थानीय नायक का नाम क्या है जिसे अंग्रेजों ने बाद में फांसी दी थी? तो दोस्तों, उसका नाम है शाहमल। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि शाहमल ने बागपत के 84 गांवों के किसानों 84 देश को संगठित किया था और अंग्रेजों की रसद आपूर्ति काट दी थी। जुलाई 1857 में
एक भयंकर युद्ध के दौरान वे शहीद हो गए थे। कदम सिंह ने मेरठ में नेतृत्व किया था, ये आपको याद रखना है। ये आपको मेरठ यूपी का एग्जाम में 100% क्वेश्चन पूछा जाने वाला प्रश्न है, इसलिए इसे आपको याद रखना है क्योंकि ये यूपी का लोकल क्वेश्चन बन जाता है। हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय न्यायपालिका द्वारा नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए जारी किए जाने वाले प्रदेश या रीट के तहत उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किसी निचली अदालत को अपने आधिकारिक क्षेत्र से बाहर जाने से रोकने के लिए कौन सा विशिष्ट रीट जारी किया जाता है जो केवल न्यायिक संस्थाओं के विरुद्ध लागू होता है? तो दोस्तों यह होता है प्रतिषेध। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि प्रतिषेध का शाब्दिक अर्थ है रोकना। यह तब जारी किया जाता है जब कोई निचली अदालत अपने आधिकारिक क्षेत्र का उल्लंघन कर रही हो, मामले की सुनवाई के दौरान यदि फैसला आ चुका हो और उसे रद्द करना हो तब उत्प्रेषण जारी किया जाता है। दोस्तों ये सारे के सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन को देखते हुए बनाए गए हैं, इसलिए ये आप जरा सा भी ना समझें कि क्वेश्चन इतना बड़ा है। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, इसलिए हमारे द्वारा बनाया गया है और आप पूरा क्वेश्चन को पढ़ें ताकि आपको समझ में आ सके कि प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। और ये सारे के सारे प्रश्न उसी बेस पे हमारे द्वारा बनाए गए हैं ताकि आप एग्जाम में अच्छे से करके आ सकें। हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में महात्मा गांधी द्वारा संचालित निम्नलिखित अदालतों घटनाओं को उनके सही क्रमानुसार के व्यवस्थित करना है। तो दोस्तों ये गांधी जी के द्वारा जो भारत में संचालित किया गया था स्वतंत्रता आंदोलन, उसके क्रमानुसार बताना है कि कौन पहले आ सकता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि सबसे पहले आएगा चंपारण सत्याग्रह जो कि 1917 में महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था। उसके बाद आएगा अहमदाबाद मिल हड़ताल जो कि 1918 में किया गया था और उसके बाद आएगा खेड़ा सत्याग्रह, उसके बाद आएगा असहयोग आंदोलन। तो 3, 2, 1, 4 सही क्रम हो जाएगा, इसका ये आपको याद रखना है। यहाँ पे आप व्याख्या में देखेंगे कि चंपारण सत्याग्रह जो हुआ था 1917 में हुआ था, अहमदाबाद मिल हड़ताल जो हुआ था फरवरी मार्च 1918 में हुआ था और गांधी जी की पहली भूख हड़ताल थी। खेड़ा सत्याग्रह मार्च 1918 में पहला पूर्ण असहयोग था और असहयोग आंदोलन अगस्त 1920 में शुरू हुआ था। ये आपको सही क्रम हो जाएगा और इससे एक प्रश्न आपके एग्जाम में हो सकता है पूछा जाए, इसलिए इसे आप याद कर लेंगे ईयर के साथ। हमारा अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के स्थानीय भूगोल में बुंदेलखंड के पठारी क्षेत्रों में पाई जाने वाली मिट्टी के वर्गीकरण के अंतर्गत काली मिट्टी के उस विशिष्ट रूप को क्या कहा जाता है जिसमें अत्यधिक चिपचिपापन होता है और सूखने पर उसमें गहरी दरारें पड़ जाती है? तो दोस्तों यह होता है मार या काबर मिट्टी। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि बुंदेलखंड में काली मिट्टी के 2 रूप पाए जाते हैं। मार जिसमें सिलिकेट अधिक होता है और यह गोंद जैसी चिपचिपी होती है, और काबर इसके विपरीत राकर और परवा लाल बुनई दोमट मिट्टियाँ हैं जो कम उपजाऊ होती है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है प्रकाशिकी के भौतिक नियमों के अनुसार मृगमरीचिका का बनना, हीरे का अत्यधिक चमकना और एंडोस्कोपी में प्रयुक्त होने वाले ऑप्टिकल फाइबर का कार्य करना प्रकाश की किस विशिष्ट परिघटना पर आधारित है? तो दोस्तों यह आधारित है पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना पर। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि TIR तब होता है जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है और आपतन कोण का मान क्रांति कोण से अधिक होता है, तब टोटल इंटर्न रिफ्लेक्शन होता है यानी TIR होता है। हमारा अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के आर्थिक विकास और औद्योगिक क्षेत्रों के संदर्भ में राज्य सरकार द्वारा हाल ही में बुंदेलखंड क्षेत्र के आर्थिक कायाकल्प के लिए झांसी के आसपास नोएडा की तर्ज पर गठित किए जा रहे नए औद्योगिक प्राधिकरण का संक्षिप्त नाम क्या है? तो दोस्तों इसका संक्षिप्त नाम है BIDA यानी कि बुंदेलखंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण का गठन झांसी में लगभग
33,000 एकड़ भूमि पर औद्योगिक शहर बसाने के लिए किया गया है। गोरखपुर का और यमुना एक्सप्रेसवे का औद्योगिक प्राधिकरण भी किया जा रहा है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत केंद्र और राज्य के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत गठित अंतर्राज्यीय परिषद की अध्यक्षता किसने के द्वारा की जा रही है? तो दोस्तों इसकी अध्यक्षता की जा रही है भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना सरकारी आयोग के सिफारिश पर 1990 में की गई थी। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इसके सदस्य होते हैं। नोट, क्षेत्रीय परिषद जो है जोनल काउंसिल की अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री करते हैं, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है कि प्राचीन भारतीय शास्त्रीय संस्कृत साहित्य के ऐतिहासिक ग्रंथों और उनके रचनाकारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सही सुमेलित है ये आपको देखना है। तो हम देखते हैं कि मृच्छकटिंगम ये क्षुद्रक का सही मिलान किया हुआ है। मुद्रा राक्षक विशाखदत्त के द्वारा किया गया है और यहाँ पे कथा रीत सागर जो है सोमदेव ने किया था और विक्रमांक देव चरित्रम ये कलहन के द्वारा नहीं किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर सी गलत है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि विक्रमांक देव चरित्रम के लेखक जो हैं बिल्हन थे, जिसमें चालुक्य राजा विक्रमादित्य 4 का वर्णन है। कलहन ने कश्मीर के इतिहास पर का प्रसिद्ध ग्रंथ राजतरंगिणी लिखा था। बाकी सभी विकल्प सही मिलान किए हुए हैं। तो ये आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है, क्योंकि इससे एक प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। हमारा अगला प्रश्न है, पर्यावरण और पारिस्थितिकी के सिद्धांतों के अनुसार किसी जलीय तंत्र में जब कृषि अवशिष्ट के कारण नाइट्रोजन और फास्फोरस जैसे पोषक तत्वों की अत्यधिक वृद्धि हो जाती है, जिसमें ऑक्सीजन की कमी से जलीय जीव मरने लगते हैं, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इस प्रक्रिया को कहा जाता है सुपोषण। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि यूट्रोफिकेशन के कारण जलाशयों में शैवाल का अत्यधिक प्रसार होता है, जिसे शैवाल प्रस्फुटन कहते हैं। इससे पानी में घुली हुई ऑक्सीजन समाप्त हो जाती है और यह बढ़ जाती है, जिसको बीओडी कहते हैं, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। हमारा अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश की सीमांत संगीत विरासत के अंतर्गत ठुमरी की रानी के नाम से प्रसिद्ध शास्त्रीय गायिका गिरजा देवी का संबंध उत्तर प्रदेश के किस प्रसिद्ध संगीत घराने से था? तो दोस्तों इनका संबंध बनारस घराने से था। जो गिरजा देवी को ठुमरी की रानी कहा जाता था, ये आपको याद रखना है, काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। और इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि गिरजा देवी बनारस घराने की एक प्रख्यात भारतीय शास्त्रीय गायिका थी। उन्होंने ठुमरी, कजरी और चैती जैसी विधाओं को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाई थी। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत के राजकोषीय संघवाद के वर्तमान परिषद में संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत गठित केंद्रीय वित्त आयोग के क्रम में केंद्र और राज्य के बीच करों के बंटवारे के लिए गठित 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है डॉक्टर अरविंद पनगड़िया को। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनगड़िया को 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है, जो अपनी रिपोर्ट सौंपकर वित्तीय वर्ष 2026 से अगले 5 वर्षों के लिए कर हस्तांतरण की सिफारिशों को लागू कराएंगे। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे NK सिंह, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के प्राचीन इतिहास के संदर्भ में महाजनपद काल की राजनीतिक स्थिति पर विचार करना है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि बुद्ध काल में उत्तर प्रदेश में स्थित वत्स महाजनपद की राजधानी कौशाम्बी थी, जहाँ का प्रसिद्ध शासक उदयन था। तो दोस्तों यह जो है बिल्कुल सही है, इसका शासक उदयन था।
मल महाजनपद एक गणतंत्र था जो 2 भागों में विभाजित था, जिसकी राजधानी क्रमशः कुशीनारा थी और पावा था। तो ये भी सही बात है, यानी ऑप्शन नंबर 1 और 2 जो दोनों कथन है ये दोनों ही सही है। यहाँ पे आप व्याख्या में देखेंगे कि प्राचीन भारत में 16 महाजनपदों में से 8 उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। वत्स महाजनपद आधुनिक प्रयागराज कौशाम्बी क्षेत्र में था, जिसका राजा उदयन था। मल महाजनपद आधुनिक देवरिया गोरखपुर क्षेत्र में था, जहां महात्मा बुद्ध को कुशीनारा में और महावीर स्वामी को पावा में निर्वाण प्राप्त हुआ था। तो दोस्तों ये दोनों ही कथन सही थे। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक के संवैधानिक पद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो कौन सा कथन सही है वो हम डायरेक्ट देख लेते हैं दोस्तों। तो वह सेवानिवृत्ति के पश्चात भारत सरकार या किसी भी राज्य सरकार के अधीन किसी और पद का पात्र हो सकता है। ये बात बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 का सफलोच्चार के अनुसार केग अपने पद पर न रह जाने के पश्चात भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी और पद का पात्र नहीं होगा, ताकि इस पद की निष्पक्षता और स्वतंत्रता बनी रहे। हमारा अगला प्रश्न है कि प्रायद्वीपीय भारत के नदी तंत्र और जलप्रपातों के भौगोलिक संबंध में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। तो दोस्तों विचार करते हैं। तो शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर है, तो यह सही बात है कि यह कावेरी नदी पर है। धुआंधार जलप्रपात जो है यह नर्मदा नदी पर है, तो ये भी सही बात है। जोग जलप्रपात श्रावती नदी पर है, तो ये भी सही बात है। यानी तीनों ही कथन सही है, यानी कि 1, 2, 3 सभी सही है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि तीनों ही युग्म भौगोलिक रूप से बिल्कुल सही हैं। शिव समुद्रम कर्नाटक में कावेरी नदी पर है। धुआंधार जलप्रपात जो है मध्य प्रदेश के जबलपुर में नर्मदा नदी पर संगमरमर की चट्टानों के बीच बनता है। और जोग जलप्रपात कर्नाटक में श्रावती नदी पर स्थित है, जिसे महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहा जाता है। ये तीनों ही बातें बिल्कुल सही है। तो दोस्तों ये प्रश्न भी आपके एग्जाम के लिए 100% पूछे जाने वाले प्रश्नों में से एक है। दोस्तों यदि हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करते चलें और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर भी जरूर कर दें। हमारा अगला प्रश्न है कि जब किसी गतिमान लिफ्ट के अंदर किसी पिंड में के आभासी भार का मापन किया जाता है तो यांत्रिक के नियमों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो दोस्तों सत्य कथन देख लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में सत्य कथन ज़्यादा पूछा जाता है। तो यहाँ पे देखते हैं, यदि लिफ्ट ऊपर की ओर त्वरण से जा रही हो तो पिंड का आभासी भार उसके वास्तविक भार से अधिक होगा। ये आपको याद रखना है कि ऊपर जाएगा तो भार ज़्यादा प्रतीत होता है। यदि लिफ्ट नीचे की ओर त्वरण से आ रही हो तो पिंड का आभासी भार उसके वास्तविक भार से कम होगा। ये भी बिल्कुल सही बात है। यदि लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर या नीचे जा रही हो तो आभासी भार में कोई परिवर्तन नहीं होता। ये भी सही है। यदि नीचे आते समय लिफ्ट की डोरी टूट जाए तो पिंड का आभासी भार उसके वास्तविक भार से दोगुना हो जाएगा, तो नहीं, ये उसका भार शून्य हो जाएगा। ये गलत है, यानी ऑप्शन नंबर डी गलत है। हमारा इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि यदि लिफ्ट की डोरी टूट जाए तो वह मुक्त रूप से गिरती है हुई वस्तु की तरह व्यवहार करती है। इस स्थिति में लिफ्ट का त्वरण गुरुत्वीय त्वरण के बराबर हो जाता है और पिंड का आभासी भार शून्य हो जाता है, जिसे भारहीनता की स्थिति कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में मृदा अपवर्तन की गंभीर समस्याओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का विश्लेषण करना है। उत्तर प्रदेश का इटावा और आसपास का क्षेत्र अवनिका अपवर्तन के सर्वाधिक प्रभावी हैं, जिससे चंबल के बीहड़ का निर्माण हुआ है। तो यह सही बात है, इसका निर्माण हुआ है। राज्य के पश्चिमी और दक्षिणी पश्चिमी जिलों पर जैसे मथुरा और आगरा वायु अपवर्तन की समस्याओं का ग्रीष्म ऋतु में अधिक देखी जाती है। तो ये भी सही है, यानी दोनों बातें सही है। यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे आप व्याख्या देखेंगे कि चंबल और यमुना नदियों द्वारा तीव्र जल बहाव के कारण मिट्टी में गहरी नलियाँ बन जाती है, जिसे
अवनालिका अपवर्तन कहते हैं। इटावा इसका मुख्य केंद्र है। वहीं राजस्थान में के मरुस्थल से सटे होने के कारण आगरा और मथुरा शुष्क हवाओं द्वारा होने वाले वायु अपवर्तन से सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई द्वारा मौद्रिक नीति के अंतर्गत उपयोग किए जाने वाले गुणवत्ता साख नियंत्रण उपायों में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? तो कौन कौन शामिल है दोस्तों, वह हम देखते हैं। तो यहाँ पे मार्जिन आवश्यकता का निर्धारण शामिल होता है। साख राशनिंग जो है ये भी शामिल होता है। नैतिक दबाव और सलाह शामिल होता है। खुले बाजार की क्रिया शामिल नहीं होता, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ये गलत बात है। यहाँ पे इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि आरबीआई के पास दो तरह की हथियार होते हैं। मात्रात्मक, जो पूरी अर्थव्यवस्था जैसे पैसे की कुल मात्रा को बदलते हैं, जैसे सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट और ओएमओ। गुणवत्ता, जो केवल चुनिंदा क्षेत्रों में लोन के प्रभाव को नियंत्रित करते हैं, जैसे मार्जिन तय करना, राशनिंग और नैतिक दबाव। ओएमओ एक मात्रात्मक उपाय है, ये आपको याद रखना है। यह क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए कुछ हद तक पूछे जाने की ज़्यादा संभावना है। हमारा अगला प्रश्न है कि ब्रिटिश कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक के शासनकाल के लिए किए गए सामाजिक, प्रशासनिक और कानूनी सुधारों के संबंध में कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित कौन कौन सा विकल्प है वो देखते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं सती प्रथा का पुनः उन्मूलन 1829 में हुआ था, तो ये सही बात है। क्रूर ठगी प्रथा का दमन कर्ण स्लीमेन के विशेष सहयोग से हुआ था, तो ये भी सही बात है। योग्यता के आधार पर सरकारी सेवाओं में भेदभाव का अंत 1833 का चार्टर एक्ट का धारा 87 के तहत हुआ था, तो ये भी सही बात है। यानी तीनों बातें सही है। भारत में प्रथम यात्री रेलवे लाइन का वाणिज्य संचालन 1839 में हुआ था, तो ये गलत बात है, ये 1839 में नहीं हुआ था। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि भारत में पहली यात्री ट्रेन 16 अप्रैल 1853 को बम्बई से ठाणे के बीच चली थी और उस समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी था, ना कि विलियम बेंटिंक। बेंटिंक को उनके प्रगतिशील सामाजिक सुधारों और मैकाले की शिक्षा नीति 1835 लागू करने के लिए जाना जाता है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर सुरक्षा और साइबर अपराध के संदर्भ में फिशिंग और स्पूफिंग तकनीकों के बीच क्या मुख्य तकनीकी अंतर होता है? तो दोस्तों इसमें अंतर होता है। फिशिंग मुख्य रूप से उद्देश्य उपयोगकर्ताओं को धोखा देकर उसकी संवेदनशीलता, व्यक्तिगत जानकारी जैसे पासवर्ड, बैंक विवरण चुराना है, जबकि स्पूफिंग में हमलावर किसी विश्वसनीय या वैध स्रोत जैसे आईपी एड्रेस या ईमेल का मुखौटा पहनकर अपनी असली पहचान छुपाता है। ये अंतर है। हमारा इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि फिशिंग में आपको एक फर्जी ईमेल या लिंक जो बिल्कुल असली बैंक जैसा दिखेगा भेजकर आपकी क्रेडेंशियल मांगी जाती है। स्पूफिंग में नेटवर्क स्तर पर पहचान की चोरी की जाती है ताकि सुरक्षा प्रणाली को यह लगे कि डेटा किसी सुरक्षित कंप्यूटर में से आ रहा है। हमारा अगला प्रश्न है कि मानव अमाशय में भोजन के पाचन के लिए स्रावित होने वाले जठर रस में तीव्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, जिसका पीएच मान जो होता है 1.5 से 2 के बीच होता है। इस तीखे अम्ल के बावजूद अमाशय की आंतरिक दीवारें झुलसने या नष्ट होने से बची रहती है। इसका मुख्य कारण क्या है? तो दोस्तों इसका मुख्य कारण है कि अमाशय की आंतरिक दीवारों में श्लेष्मा का एक मोटा और क्षारीय सुरक्षात्मक स्तर होता है, जिसके कारण यह उसे झुलसने से रोकता है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि श्लेष्मा कोशिकाएं एक गाढ़ा बाइकार्बोनेट युक्त बलगम स्रावित करती है। यह स्तर अमाशय की उपकला कोशिकाओं और अत्यधिक संक्षारण HCl के बीच एक भौतिक बाधा के रूप में कार्य करता है, जिससे पेट का स्वपाचन नहीं हो पाता। हमारा अगला प्रश्न है कि
उत्तर प्रदेश के स्थानीय स्वशासन की त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की विधिक संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो दोस्तों इसमें जो कथन सत्य है वो हम देखते हैं। उत्तर प्रदेश में संयुक्त प्रांत पंचायती राज अधिनियम 1947 के माध्यम से आज़ादी के तुरंत बाद ही पंचायतों को विविध कानून ढांचा प्रदान कर दिया गया था, ये सत्य बात है। हमारा अगला प्रश्न है कि उससे पहले इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि यूपी में ग्राम प्रधान का चुनाव जनता द्वारा प्रत्यक्ष होता है, जबकि क्षेत्र प्रमुख जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव निर्वाचित सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष होता है। महिलाओं के लिए आरक्षण 33% 1/3 है, ना कि 50%। अतः कथन सी जो है ऐतिहासिक रूप से पुण्य सत्य है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत के उच्चतम न्यायालय के सहकारी और क्षेत्राधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर सूक्ष्मता से परीक्षण करना है। तो यहाँ पे 3 कथन दिया गया है, कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। तो संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति किसी कानून या तथ्य के व्यापार सार्वजनिक महत्व के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से विधिक राय मांग सकता है, तो ये सही बात है। सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति द्वारा मांगी गई ऐसी किसी भी राय को देने के लिए संवैधानिक रूप से बाध्य है, तो यह बाध्य नहीं है, गलत बात है। ये सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दी गई विविध सलाह को मानने के लिए भारत का राष्ट्रपति कानून रूप से बाध्य नहीं होता है, तो ये सही बात है, कानून रूप से बाध्य नहीं होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 1 और 3 सही है, बाकी 2 नंबर गलत है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति द्वारा मांगी गई राय को देने के लिए बाध्य नहीं है, विशेष रूप से यदि मामला संविधान लागू होने से पहले के समझौते का ना हो। इसी प्रकार न्यायालय द्वारा दी गई राय केवल एक सलाह होती है, जिसे स्वीकार करना या ना करना राष्ट्रपति की सविवेक शक्ति पर निर्भर करता है। हमारा अगला प्रश्न है कि मौर्य सम्राट अशोक के इतिहास को जानने के लिए उसके पाषाण अभिलेख सबसे प्रामाणिक स्रोत है। अशोक के किस विशिष्ट बृहद शिलालेख में उनके राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में हुए क्रूर कलिंग युद्ध के विनाशकारी परिणामों और उनके बाद अपनाई गई धर्म विजय की नीति का विस्तृत उल्लेख मिलता है? तो दोस्तों यह उल्लेख मिलता है 13वां बृहद शिलालेख में। 13वां जो शिलालेख था उसी में कलिंग युद्ध के बारे में बताया गया है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि अशोक का 13वां शिलालेख सबसे लंबा और महत्वपूर्ण है। इसमें कलिंग युद्ध जो है 261 ईसा पूर्व के नरसंहार पर अशोक के गहरे पश्चाताप और युद्ध नीति भैरी घोष को छोड़कर सांस्कृतिक विजय धर्म घोष को अपनाने का वर्णन है। इसमें 5 यवन राजाओं के नामों का भी उल्लेख मिलता है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है कि वैश्विक पवन तंत्र के अंतर्गत दक्षिणी गोलार्ध जो है दक्षिणी अक्षांश में अत्यंत तीव्र वेग से चलने वाली पछुआ पवनों को नाविकों द्वारा गरजता चालीसा, प्रचंड 50 और चिकता 60 कहा जाता है। इस अक्षांशीय क्षेत्र में पवनों के इस भीषण रूप को मुख्य कारण क्या है? तो दोस्तों इसका मुख्य कारण है कि दक्षिणी गोलार्ध में इन अक्षांशों में विशाल महासागरीय विस्तार है और वायु के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करने वाले भूभागों को ही की भारी कमी होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। हमारा इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि उत्तरी गोलार्ध में ऊंचे पर्वत पठार और विशाल महाद्वीपीय हवाओं की गति को रोकने के लिए इसके विपरीत दक्षिणी गोलार्ध के बीच केवल असीमित महासागर फैले हैं, जिससे पछुआ पवनें बिना किसी रुकावट के अत्यधिक खतरनाक और तूफानी वेग धारण कर लेती है। दोस्तों ये क्वेश्चन काफ़ी बड़े बड़े हैं, पर हमने ये क्वेश्चन सारे प्रीवियस ईयर से लिए हैं, उसी बेस पे हमारे द्वारा क्वेश्चन तैयार किया गया है, ताकि आपको अगर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएं प्रीवियस ईयर के आधार पर पूछे जाएं तो आप अच्छे से करके आ सकें, इसलिए इन प्रश्नों को हमारे द्वारा बता दिया जा रहा है। हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है कि अनुवांशिकी के विकारों के अंतर्गत वर्णवत्ता से पीड़ित व्यक्ति मुख्य रूप से लाल और हरे रंग के बीच अंतर स्पष्ट नहीं कर पाता। इस बीमारी के अनुवांशिकी संरक्षण के नियमों के संबंध में कौन सा कथन औपचारिक रूप से अकाट्य है? तो दोस्तों यह एक
एक्स गुणसूत्र संगलन अप्रभावित विकार है, जिसमें महिलाएं आमतौर पर केवल वाहक होती है जबकि पुरुष मुख्य रूप से इसे ग्रसित होते हैं। यानी कि पुरुष को यह बीमारी होती है, महिला इसका वाहक होता है, ये आपको याद रखना है। हमारा इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि पुरुष में केवल एक्स गुणसूत्र होता है, इसीलिए यदि उन्हें माता से प्रभावित एक्स जीन मिल जाए तो वे अनिवार्य रूप से वर्णहत्ता हो जाएंगे। महिलाएं में 2 एक्स गुणसूत्र होते हैं, वे सभी वर्णहत्ता होगी जब उनके दोनों एक्स गुणसूत्र प्रभावित हों, जो कि बहुत दुर्लभ है। अन्यथा वे केवल अगली पीढ़ी में रोग को पहुंचाने वाली वाहक बनी रहती है। हमारा अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के योजनाबद्ध औद्योगिक विकास के लिए स्थापित की गई विभिन्न वित्तीय ढांचागत संस्थाओं और उनके मुख्यालयों के युग्मों में से कौन सा एक गलत है। तो दोस्तों कौन गलत है, तो ये देखते हैं कौन सही है, क्योंकि एग्जाम में सही क्वेश्चन पूछा जाएगा। उत्तर प्रदेश वित्त निगम कानपुर में स्थित है, तो ये सही बात है। प्रादेशिक औद्योगिक व पूंजी निवेश निगम जो है लखनऊ में है, तो ये सही बात है। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण प्रयागराज में है, तो ये गलत बात है, प्रयागराज में ये नहीं है। उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड कानपुर में है, तो ये सही बात है, यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का गलत उत्तर हो जाता है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि UPSIDA उत्तर प्रदेश स्टेट इंडस्ट्री डेवलपमेंट अथॉरिटी का मुख्यालय कानपुर में स्थित है, ना कि प्रयागराज में। यह प्राधिकरण राज्य में औद्योगिक क्षेत्रों के बुनियादी ढांचे और सड़कों औद्योगिक भूखंडों के आवंटन को नियंत्रित करता है। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में व्यापक आर्थिक स्तर पर मुद्रास्फीति के वास्तविक मापन और सांख्यिकी संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे 2 कथन दिए गए हैं, इन दोनों कथनों पर विचार करना है। थोक मूल्य सूचकांक में केवल भौतिक वस्तुओं की कीमतों के उतार चढ़ाव को ट्रैक किया जाता है, इसमें सेवाओं को शामिल नहीं किया जाता। तो ये बिल्कुल सही बात है, इसमें सेवाओं को शामिल नहीं किया जाता। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में वस्तुओं और सेवाओं दोनों के खुदरा मूल्यों को शामिल किया जाता है और रिजर्व बैंक अपनी मौद्रिक नीति के निर्धारण के लिए इसे मुख्य सूचक मानता है। तो यह बिल्कुल सही बात है कि मुख्य सूचक मानता है मौद्रिक नीति। तो ये दोनों बात सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे आप व्याख्या में देखेंगे कि थोक स्तर पर सेवाओं और व्यापार मापन कठिन होने के कारण WPI केवल वस्तुओं के मूल्य को दर्शाता है, इसे वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी करता है। खुदरा स्तर पर CPI आम जनता के खर्च को दर्शाता है, जिसमें वस्तु एवं सेवा दोनों शामिल हैं। उर्जित पटेल समिति की सिफारिश के बाद RBI नीतिगत दरों से जैसे रेपो रेट को तय करने के लिए CPI कंबाइंड को ही आधार मानता है। हमारा अगला प्रश्न है कि मध्यकालीन भारतीय इतिहास के गौरवशाली विजयनगर साम्राज्य की साहित्य उन्नति के संदर्भ में सम्राट कृष्णदेवराय, जो कि 1509 से 1529 के शासनकाल को तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग कहा जाता है, उसके दरबार की शोभा बढ़ाने वाले अष्टदिग्गज शब्द से क्या तात्पर्य है। तो दोस्तों इसका तात्पर्य यह है कि यह तेलुगु भाषा और साहित्य के 8 सर्वोच्च कवि और प्रखंड विद्वान रहते थे। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि कृष्णदेवराय स्वयं एक उच्च कोटि के विद्वान थे। उन्होंने अमुक्त माल्याद ग्रंथ लिखा था। उनके दरबार में 8 महान तेलुगु कवि थे जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता था, जिसमें अलासानी पेद्दाना तेलुगु कविता के पितामह और चतुर दरबारी तेलानी रामकृष्ण सबसे प्रसिद्ध थे। नोट: शिवाजी के पास अष्टप्रधान नामक मंत्री परिषद थी, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय संसद की विधायिक और नियंत्रण प्रक्रिया में कार्यप्रणाली को जवाबदेह बनाने के लिए प्रयुक्त होने वाले अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में कौन सा कथन पूर्णतः विधिक है, मतलब पूर्ण रूप से सही है। तो दोस्तों इसमें जो इसे
लोकसभा में स्वीकार करने के लिए न्यूनतम 50 सांसदों लिखित समर्थन की आवश्यकता होती है और इसमें सरकार के विरुद्ध का कारण बताना अनिवार्य नहीं है। ये सही बात है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे आप व्याख्या में देखेंगे कि अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख संविधान में कहीं नहीं है। यह लोकसभा के नियम 198 के तहत संचालित होता है। यह केवल लोकसभा में ही नहीं लाया जा सकता क्योंकि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व होते हैं। यदि यह पारित हो जाए तो प्रधानमंत्री सहित पूरी मंत्रिपरिषद को सामूहिक इस्तीफा देना पड़ता है। हमारा अगला प्रश्न है कि वैश्विक पर्यावरण संरक्षण के इतिहास में समताप मंडल में स्थित सुरक्षात्मक ओजोन परत के क्षरण को प्रभावी ढंग से रोकने के लिए 1987 में हस्तांतरित अंतर्राष्ट्रीय संधि को सबसे सफल वैश्विक पर्यावरण प्रयास माना जाता है। इस संधि का नाम क्या है? तो दोस्तों इस संधि का नाम है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि 16 सितंबर 1987 को कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसे ओजोन क्षयकारी पदार्थों के उत्पादन और उपयोग को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के लिए यह ऐतिहासिक समझौता हुआ था। इसी कारण प्रतिवर्ष 16 सितंबर को वैश्विक स्तर पर विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। क्योटो प्रोटोकॉल ग्रीन हाउस गैसों ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है भारत के अंतरिक्ष अनुसंधान के इतिहास में इसरो द्वारा भारी उपग्रहों को भू-स्थैतिक स्थानांतरण कक्षा में स्थापित करने के लिए प्रयुक्त होने वाले GSLV प्रक्षेपण यान के सबसे ऊपरी चरण में किस विशिष्ट तकनीक इंजन का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसमें उपयोग किया जाता है क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन का। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि क्रायोजेनिक इंजन अंतरिक्ष तकनीक का सबसे जटिल हिस्सा है। यह अत्यंत कम तापमान तरल हाइड्रोजन को 253 पर ईंधन के रूप में आम तरल ऑक्सीजन को 183 पर जो है ऑक्सीकारक के रूप में काम करता है। यह भारी रॉकेट्स को अंतरिक्ष की गहरी कक्षाओं में धकेलने के लिए अत्यधिक उच्च ऊर्जा और थ्रस्ट प्रदान करता है। हमारा अगला प्रश्न है कि वर्ष 1924 में उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में भारत के क्रांतिकारी आंदोलन को एक सुसंगठित रूप से देने के लिए हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की गई थी, जिसने बाद में प्रसिद्ध काकोरी ट्रेन एक्शन को अंजाम दिया था। निम्नलिखित में से कौन सा क्रांतिकारी इसके मूल संस्थापक में शामिल नहीं थे? तो दोस्तों इसके मूल संस्थापक में शामिल कौन नहीं थे? तो सचिंद्रनाथ सन्याल शामिल थे, राम प्रसाद बिस्मिल शामिल थे, योग चंद्र चटर्जी शामिल थे। ये तीनों शामिल थे, लाला हरदयाल शामिल नहीं थे, यानी ऑप्शन नंबर डी इस सही प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे आप व्याख्या में देखेंगे HRA की स्थापना मुख्य रूप से सचिंद्रनाथ सन्याल अध्यक्ष थे, राम प्रसाद बिस्मिल और योग चंद्र चटर्जी ने मिलकर की थी। चंद्रशेखर आज़ाद इसके शुरुआती सदस्य बने थे। इसके विपरीत लाला हरदयाल ने वर्ष 1913 में अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना की थी। उनका HRA से सीधा संबंध नहीं है। हमारा अगला प्रश्न है कंप्यूटर विज्ञान की आंतरिक संरचना और मेमोरी पदानुक्रम के अनुसार डेटा को एक्सेस रीड करने की गति के आधार पर सबसे तीव्र से सबसे धीमी की ओर कौन सा तकनीकी क्रम 70% सही है? तो दोस्तों यह जो सही है यहाँ पे CPU सबसे तेज होता है, उसके बाद कैश मेमोरी होता है, उसके बाद रैम होता है, उसके बाद हार्ड डिस्क ड्राइव होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि प्रोसेसर यानी CPU के सबसे भीतर रजिस्टर की गति सबसे तेज होती है क्योंकि वे सीधे गणना का हिस्सा होते हैं। उसके बाद कैश मेमोरी आती है जो रैम की गति को बूस्ट करती है। प्राथमिक मेमोरी इसके बाद आती है और सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस जैसे HDD या मैग्नेटिक डिस्क सबसे धीमी गति है से डेटा एक्सेस करता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर बी, जो क्या था कि पहले आएगा CPU रजिस्टर, उसके बाद कैश मेमोरी, उसके बाद रैम, उसके बाद हार्ड डिस्क ड्राइव। हमारा अगला प्रश्न है कि
ध्वनि तरंगे के भौतिक लक्षणों के और तरंगों की गति के सिद्धांत के अनुसार सामान्यतः पुरुषों की तुलना में महिलाओं और छोटे बच्चों की आवाज़ बहुत अधिक सुरीली, पतली और तीखी सुनाई देती है। इसका सटीक वैज्ञानिक कारण क्या है? तो दोस्तों इसका सटीक वैज्ञानिक कारण है कि महिलाओं की ध्वनि तारत्व बहुत अधिक होता है, जो उनकी वोकल कॉर्ड्स की उच्च आवृत्ति के कारण उत्पन्न होता है। इसी कारण महिलाओं का और बच्चों का आवाज़ जो है थोड़ा मधुर सुनाई देता है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि ध्वनि का भारीपन या सुरीला पतला होना पूरी तरह से उसके तारत्व पर निर्भर करता है और तारत्व सीधे आवृत्ति के समानुपाती होता है। महिलाओं और बच्चों के वोकल कॉर्ड्स पतले और छोटे होते हैं, जिससे कंपन की आवृत्ति अधिक होती है। तारत्व बढ़ता है और आवाज़ तीखी व पतली सुनाई देती है। पुरुषों की आवाज़ कम आवृत्ति के कारण भारी, ज़्यादा लाउड मोटे बेस वाली होती है। हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संसद की संशोधन शक्ति की सीमाओं को तय करने के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय ने किस ऐतिहासिक और सबसे बड़े न्यायपीठ वाले वाद में मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? तो दोस्तों यह प्रतिपादित किया गया था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, जो कि 1973 में हुआ था यह केस, उसमें किया गया था। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि 24 अप्रैल 1973 को सर्वोच्च न्यायालय की अब तक की सबसे बड़ी 13वीं न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ ने 7 से 6 बहुमत से यह ऐतिहासिक फैसला सुनाया था। इसके तहत अदालत ने कहा कि संसद संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकती है, लेकिन वह संविधान के मूल आत्मा या मूल ढांचे जैसे लोकतंत्र, धर्म निरपेक्षता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता आदि को नष्ट या कमजोर नहीं कर सकती। हमारा अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश की लोक नाटक परंपरा और सांस्कृतिक विरासतों के वर्गीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का गहराई मूल्यांकन कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे मूल्यांकन करना है कि कौन सही है। तो नौटंकी उत्तर प्रदेश का सबसे लोकप्रिय लोक नाटक है, जिसकी 2 प्रमुख शैलियाँ हैं, हाथरसी शैली और कानपुरी शैली। ये बात सही है दोस्तों। हाथरसी शैली है जो भक्ति व शास्त्रीय प्रदान करता है और कानपुरी शैली जो है मनोरंजन और संवाद देता है। तो ये सही बात है। रामलीला मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के वज्र क्षेत्र की अनूठी सांस्कृतिक विद्या है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण के जीवन और लीलाओं का संगीतमय मंचन किया गया है। तो ये सही बात है, दोनों कथन सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे आप व्याख्या में देखेंगे कि ये दोनों ही कथन उत्तर प्रदेश के समृद्ध संस्कृति को पूरी तरह से स्पष्ट करते हैं। हाथरस की नौटंकी में संवाद मुख्य रूप से पद यानी गानों में होते हैं, जबकि कानपुरी की नौटंकी में गद और लोक थिएटर का तड़का अधिक होता है। रासलीला वज्र भूमि की वैश्विक पहचान बन चुकी है। तो दोस्तों यहीं पे हमारा इस सेट का 50वां क्वेश्चन भी पूरा होता है, जो कि आपके एग्जाम को देखते हुए बनाया गया है। इससे दोस्तों आपके एग्जाम में काफ़ी प्रश्न आने वाले हैं, इसलिए इस प्रश्न को आप इस वीडियो को दोस्तों आप शुरू से अंत तक जरूर देखें और जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो दोस्तों यहीं पे हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अब हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।